Hello, students, and welcome to VLearn, Virtual Learning Network. This is session 3 for Human Resource Development. The topics to be covered are the concept of a career development perspective, career transitions and choices, cognitive age, a conceptual explanation, job transitions and career concerns, what people want in their careers, and different career paths. Now, first is the concept of a career. Traditionally, only a few professions, doctor, lawyer, minister, statesman, and the like, were considered to have careers. More recently, however, the concept of career has been extended to include many other work related roles. पहले क्या होता था, करियर सिर्फ प्रोफेशनल्स को कंसिडर करते थे कि सिर्फ उन्हीं का करियर है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, स्टेट्समैन, मिनिस्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा. लेकिन अब करियर पर्सपेक्टिव बहुत हद तक चेंज हो गया है और वर्क रिलेटेड जितनी भी जॉब्स और रोल्स हैं उन्हें भी एज अ करियर कंसिडर किया जाता है. अ करियर इज़ इंडिविजुअली एक्सपीरियंस्ड, परसीव्ड एंड इज़ एसोसिएटेड विद वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़. करियर एक जो कोई भी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है उसे ग्रैब करता है और उसके साथ वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड होती हैं. ये सारी चीज़ें करियर में आती हैं. हाउएवर, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड एक्सरसाइजेज इन्फ्लुएंस ऑन all other life activities, familiar and social included. It cannot be observed as a single point in time, rather, it is a process that covers the lifetime of the individual. हम करियर को एक सिंगल पॉइंट नहीं ले सकते किसी की भी लाइफ का. ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जो पूरी लाइफ टाइम को कवर करता है किसी भी इंडिविजुअल की. देर आर मैनी फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट इंडिविजुअल परसेप्शंस ऑफ करियर. हर इंडिविजुअल का नज़रिया करियर की तरफ डिफरेंट होता है. हर किसी का परसेप्शन अलग होता है करियर की तरफ. नाउ नेक्स्ट इज करियर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. In career development, there is a continual matching process between the organization and the individual. करियर किसी के भी करियर डेवलपमेंट में एक कंटिन्यूअल मैचिंग प्रोसेस होता है जो कंटिन्यू बेसिस पे रहता है ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच में. द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू रिक्रूट, train, motivate, manage, and develop human resources in order to maintain its effectiveness through survival and growth. ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पर्सनल जो है उनके ह्यूमन रिसोर्सेज उन्हें रिक्रूट करें, फिर उन्हें ट्रेन करें ताकि वो स्पेशल स्किल्स डेवलप कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ और मोटिवेट करें उन्हें ताकि वो इफ़ेक्टिवली सर्वाइव कर सके और उनकी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती रहे. एट द सेम टाइम, people need to find work situations that provide challenge, security, and opportunities for the development throughout their entire life cycles. तो ये तो था ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव क्या है करियर डेवलपमेंट को लेके. सेम टाइम में इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव, जो पीपल हैं उनका पर्सपेक्टिव भी होता है कि वो चैलेंजेस ले सके अपनी लाइफ में, सिक्योर हो सकें और उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो अपनी एंटायर लाइफ साइकिल में डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते रहें. A psychological contract is developed and continually renegotiated throughout the career of the individual in the organization. एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है जो जिससे वो रीनेगोशिएट करते रहते हैं थ्रू आउट दी करियर ताकि वो कंटिन्यूली डेवलप कर सकें अपने आप को. द आउटकम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन आर ड्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड इफेक्टिवनेस. करियर पर्सपेक्टिव या करियर डेवलपमेंट के जो आउटकम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में. उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनोवेटिव आइटम्स वो डेवलप कर पाते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है उनके ह्यूमन रिसोर्सेज की और वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपना काम कर पाते हैं. इंडिविजुअल आउटकम्स कैन बी मेजर्ड बाय सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ वर्क विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इंडिविजुअल आउटकम्स जो होते हैं यानी कि अगर एक ह्यूमन है तो उसके खुद के कुछ आउटकम्स होंगे जो वो चाहता है अपनी लाइफ में विद हिज और हर करियर. तो वो होंगे सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी, पर्सनल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन.
Now, next is career transitions and choices. Career development is not a one shot process of deciding on a job and work organization in your early 20s and then sitting back to let nature take its course. तो करियर डेवलपमेंट एक वन शॉट प्रोसेस नहीं होता कि जिसमें हमने एक बार जॉब और अपनी वर्क ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लिया और बस उसके बाद हम उसका नेचर देखें कि आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा. हम करियर एवर चेंजिंग डायनामिक होता है नेचर में. It is a lifelong endeavor that requires substantial self-assessment and analysis and in turn provides challenges and opportunities. तो करियर एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूली चलता रहता है और इसमें सेल्फ असेसमेंट और एनालिसिस ज़रूरी होता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए ताकि उसे नए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें अपने आप को असेस करने के लिए. In our society, people are facing many career transitions. They are changing their professions, organizations and geographic locations. आजकल की सोसाइटी जो है जो नया ट्रेंड चल रहा है उसमें पीपल जो जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ट्रांजिशंस फेस कर रहे हैं. दे आर नेवर सेटिस्फाइड विद वन जॉब. तो वो हमेशा अपने प्रोफेशंस चेंज करते रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस और ग्राफिकल लोकेशंस भी चेंज करते रहते हैं. Now, each transition requires career decisions. Here is a sample. हर ट्रांजिशन को ज़रूरी होता है कि करियर डिसीजंस कैसे लेता है इस पर डिपेंड करता है. जैसे कि फर्स्ट डिसाइडिंग ऑन करियर टू परस्यू. सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करियर चूज़ करना है. व्हाट इज़ आवर चॉइस ऑफ करियर. देन ऑब्टेनिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नेसेसरी फॉर करियर. जो हमने करियर चूज़ करा है उसके लिए क्या एजुकेशन ज़रूरी है, कैसे हमें ट्रेन का होना है, वो ऑब्टेन करेंगे. देन सिलेक्टिंग अ बिगनिंग जॉब टू फुलफिल करियर प्लान्स. उसके बाद फिर हम जॉब देखेंगे. जो भी शुरू में जॉब मिलेगी वी विल सिलेक्ट दैट. डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक पोजीशन इन एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग अ स्पेसिफिक पोजीशन कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए. उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी और क्या प्लानिंग करनी है दैट वी विल डेवलप. देन सिलेक्टिंग जॉब ऑफर फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स. जो हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से कौन सी बेस्ट जॉब ऑफर है वो सिलेक्ट करेंगे. देन डिसाइडिंग द असाइनमेंट्स एंड टास्क टू परस्यू विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर हमें क्या असाइनमेंट्स और टास्क पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या परस्यू करने चाहिए, कौन से टास्क एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड हो. देन डेवलपिंग अ करियर पाथ टेक्निकल और मैनेजरियल. फिर हम एक करियर पाथ डेवलप करते हैं कि हमें टेक्निकल लाइन में जाना है या फिर वी वांट टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन और आवर टीम. दैट इज़ मैनेजरियल पाथ. Then obtaining a position in another location or with another organization. Then we will change the job और एक दूसरी पोजीशन पे हम काम करना शुरू करेंगे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में. Preparing for the next position. Strategies for continuing education and development. फिर नेक्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे क्योंकि करियर एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, वो कभी नहीं रुकता. तो इसलिए हमें ग्रोथ हमेशा हमारी होती ही रहती है. इसलिए तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे. देन कंटिन्यूइंग सेल्फ अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर गोल्स. आफ्टर दैट डिसाइडिंग टू स्टेप डाउन और मूव लेटरली ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ करियर. एंड at last selecting the time for retirement and strategy of disengagement. लास्ट पार्ट है जब हमारी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एंड वी सिलेक्ट द टाइम फॉर रिटायरमेंट व्हेन वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड कि अब हम रिटायर हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज करियर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्यूचर. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए करियर डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है. रीसेंट स्टडीज शो द मेजर रीज़न पीपल कंसिडर लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ लैक ऑफ करियर डेवलपमेंट सपोर्ट. मेजर रीजंस अगर हम देखें कि एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके जो
एम्प्लॉयज़ हैं या पीपल या ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों छोड़ते हैं, तो मेन रीज़न होता है कि वहाँ पे करियर डेवलपमेंट सपोर्ट बहुत कम होता है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. As the balance of power shifts to more equality between the individual and the organization, so the importance of providing career development support elevates. जब बैलेंस शिफ्ट होता है पावर का कि इक्वालिटी की तरफ एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो वहाँ पे करियर डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है. इट विल बी नीडेड टू बिल्ड द बॉन्ड ऑफ एफिलिएशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन. It will be needed for the organization to secure employment continuity, also for the financial health of the organization. तो बेसिकली दो मेन रीजंस है कि ऑर्गेनाइजेशन में करियर डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है. तो एक तो है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी को सिक्योर कर सकें, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बरकरार रहे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. Now, there are many theories of adult development and career stages, like given by Erikson in 1968, Super in 1957, Gilligan in 1982, and Sugarman in 2001. Now, first is Erikson in 1968. Erikson ने 8 stages explain की थी कि एक adult की development में 8 stages आती हैं basically. Erikson said that. First stage is infancy, that is age 0 to 1. Then next stage is toddler, जिसमें एक individual थोड़ा और grow करता है age 1 से 2. Then it is early childhood, age 2 to 6. Then elementary and middle school years, age 6 to 12, जहाँ पे middle school education provide होती है किसी भी individual को. Then adolescence, that is teenage, that is 12 to 18. Then young adulthood, 19 to 40. Middle adulthood, 40 to 65 age. Then late adulthood, that is stage of retirement, age of 65 to death. Next is Super. In his early work, Super in 1957 proposed 4 similar age-linked stages, more clearly related to employment. First stage is exploration, that is age 15 to 24 years. It involves increasing self-awareness and investigation of the world to work to find occupations that fit. तो एक्सप्लोरेशंस में इंडिविजुअल्स अपने आप को और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं ताकि वो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो सके. तो इसलिए वो वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये फाइंड करने के लिए कि उनके लिए बेस्ट सूटेड जॉब या ऑक्यूपेशन कौन सी होगी. देन सेकेंड स्टेज इज इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज़ 24 years to 44 years. द पर्सन इवेंचुअली फाइंड्स अ ऑक्यूपेशनल निके एंड स्ट्राइव्स फॉर सक्सेस. तो इस्टेब्लिशमेंट में होता है कि अब एक पर्सन स्टैब्लिश हो गया है, वो अब सक्सेस की तरफ बढ़ता है, ही स्ट्राइव्स फॉर सक्सेस. Third stage is maintenance, that is 45 to 65. The person strives to maintain his or her position in the face of technological change and competition from younger people. तो इसमें जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है और जो उसके यंगर पीपल हैं उनसे कंपटीशन में बरकरार रखता है. देन लास्ट स्टेज इज डिसएंगेजमेंट, दैट इज 65 प्लस. People gradually distance themselves from the world of work and become observers rather than participants. तो डिसएंगेजमेंट हो गई एक रिटायरमेंट स्टेज की जहाँ पे पीपल अपने आप को अब काम से दूर ले जाते हैं और ऑब्जर्वर्स की तरह काम करते हैं, ना कि पार्टिसिपेंट्स की तरह. So this theory was given by Super in 1957. Next is Gilligan in 1982. She criticized the male bias in these theories and proposed a theory based on interviews with women. She argued that the different socialization of boys and girls led them to have many different concerns.
तो गिलिगन ने जो पहले हमने दो थ्योरीज पढ़ी एरिक्सन और सुपर की, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था कि उसमें मेल बायस था, और प्रपोज की एक थ्योरी वुमेन के इंटरव्यूज़ पे बेस्ड। उसने काफ़ी सारी अलग अलग वुमेन का इंटरव्यूज़ लिया और उस पर बेस्ड एक थ्योरी प्रपोज की। देन शी आर्ग्यूड कि डिफरेंट सोशलाइजेशंस जो होती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की, उसकी वजह से अलग अलग कंसर्न्स होते हैं। फॉर बॉयज़ द एम इज़ टू अचीव सेपरेशन एंड इंडिपेंडेंस, फॉर गर्ल्स द एम इज़ टू अचीव इंटरकनेक्टेडनेस एंड रेसिप्रोसिटी। तो उसने मेनली आर्ग्यू किया कि बॉयज़ का मेन एम होता है सेपरेशन और उन्हें डिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, आज़ादी चाहिए, एंड गर्ल्स का मेन एम होता है कि वो अफेक्शन एंड इंटरकनेक्टेडनेस। द चैलेंज फॉर women is therefore to move from an exclusive concern for caring for others to a more balanced concern with caring for oneself। तो मेनली women या फिर गर्ल्स के लिए मेन कंसर्न होता है कि दूसरों की केयर करने से हटके अपनी खुद की केयर करें, इनके बीच में बैलेंस बनाना। सो दिस वॉज प्रपोज्ड बाय गिलिगन। Next is Sugarman in 2001. Sugarman makes clear that lifespan developmental theory or psychology challenge the frequently implicit assumption of a growth maintenance decline model of development। तो इन्होंने लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि वो चैलेंज करता है एक इम्प्लिसिट अजम्पशन को, एक ग्रोथ मेंटेनेंस डिक्लाइन मॉडल उन्होंने प्रपोज किया था जो एडल्ट की डेवलपमेंट शो करता है। नेक्स्ट इज कोग्निटिव एज, अ कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। सो द कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव एज हैज़ बीन डेवलप्ड which has at its heart the old age, you are as young as you feel। सो एक कॉन्सेप्ट आया था बाद में कॉग्निटिव एज का, जिसने ये प्रपोज किया कि आप जितना यंग फील करेंगे आप उतने यंग हैं, कि मतलब आप दिल से जितना ओल्ड फील करेंगे आप उतने ओल्ड होंगे, जितना यंग फील करेंगे उतने ही यंग होंगे। बैरक एंड शिफमैन इन 1981 argued that the individual's identity and behavior may depend not just on chronological age but on the perceived or subjective age, the cognitive age। कि सिर्फ chronological age पे डिपेंड नहीं करता किसी का बिहेवियर, जो उन्होंने परसीव किया है, जो मेंटली वो सोचते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड cognitive age। They found that as the person's chronological age increased, the greater the discrepancy between the age they thought and felt themselves to be and their age in terms of years became। तो उन्होंने ये सोचा, ये आर्ग्यू किया कि जैसे एक पर्सन की क्रोनोलॉजिकल एज इंक्रीज होती है, उनकी एज के बीच में डिस्क्रिपेंसी जो उन्होंने सोचा था और जैसा वो फील करते हैं वो बढ़ जाती है। Now, Clark, Long and Schiffman in 1999 have added two more dimensions to Barrack and Schiffman's original instrument to measure cognitive age। तो क्लार्क, लॉन्ग एंड शिफमैन ने 1999 में दोबारा से एक स्टडी की थी और उन्होंने दो और डायमेंशंस ऐड किए थे बैरक एंड शिफमैन की ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट में, और ये थे हेल्थ एज एंड थिंक एज, which refer to respectively to how the person feels in terms of perceived physical condition and in terms of thinking process। तो हेल्थ एज हो गई कि वो फिजिकली कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो हो गई उनकी हेल्थ एज, एंड थिंक एज जो वो परसीव कर रहे हैं, जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, साइकोलॉजिकली वो कैसा सोचते हैं, दैट इज थिंक एज। नाउ नेक्स्ट इज जॉब ट्रांजिशंस एंड कंसर्न्स। Now, Nicholson in 1990 proposed a 4-stage process of job transition। Nicholson ने 4 stages propose की थी job transition की, कि कैसे job transitions होती हैं किसी भी individual के लिए। First is preparation, then encounter, adjustment and stabilization। Now, first is that Nicholson proposed 4-stage process of job transition। First is preparation। Preparation occurs before the person starts the job and involves a process of information exchange and negotiation। कि प्रिपरेशन तब अकर होती है जब एक
पर्टिकुलर इंडिविजुअल जॉब स्टार्ट करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और नेगोशिएशन इन्वॉल्व करता है। ये प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, जब उसकी जॉब स्टार्ट होती है और वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, दैट इज़ प्रिपरेशन। Then second stage is encounter. The encounter stage is essentially a matter of gathering information from the organization and the job and how things get done around here. तो encounter जब उसके अलग अलग challenges उसे मिलते हैं और कैसे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में और कैसे चीज़ें आसपास उसकी हो रही हैं, जब इन चीज़ों से इनकाउंटर होता है, देन दैट इज़ इनकाउंटर स्टेज। Then adjustment. Adjustment occurs when people understand the new work environment and now consider how they are going to perform their jobs in the medium to long now. Consider how they are going to perform their jobs in the medium to long term. तो एडजस्टमेंट होता है कि कैसे पीपल अपने नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन इज़ द फेज व्हेन द पर्सन इज़ फर्मली स्टैब्लिश्ड इन द जॉब, जब उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। The successful negotiation of one stage influences the outcomes of the next stage. एक स्टेज की सक्सेसफुल नेगोशिएशन से दूसरी स्टेज के आउटकम को वो इन्फ्लुएंस करता है। एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क करता है। Now, this is some more explanation for the 4 stages. Preparation occurs before the person starts the job. स्टार्ट करने से पहले ही प्रिपरेशन होती है कि कैसे वो अपने आप को जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एंड इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड नेगोशिएशन सिमिलर टू हैरियट्स social model of selection. Then encounter is essentially a matter of gathering information about the organization and the job and how things get done around here. तो encounter होता है कि इन्फॉर्मेशन वो कैसे गैदर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन या जॉब के बारे में और कैसे यहाँ पे काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम को समझना, दैट इज़ इनकाउंटर। देन एडजस्टमेंट अकर्स व्हेन पीपल अंडरस्टैंड द न्यू वर्क एनवायरनमेंट, जब वो धीरे धीरे समझने लगते हैं नए वर्क एनवायरनमेंट को और उसको अडेप्ट करने लगते हैं। एंड नाउ कंसिडर हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर जॉब्स। देन स्टेबिलिटी इज़ when the person is firmly established in the job, जब वो stabilize हो जाता है, वो firmly established हो जाता है and he adapts himself to all the conditions, that is stability. Next is what people want in their careers. तो लोगों को अपने careers में mainly क्या चाहिए? एक जैसे एक अगर इंटरव्यू लिया था टेकन बाय साइकोलॉजी टुडे स्टाफ एंड उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेनली सेटिस्फाइड पीपल होते हैं द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट अबाउट योर जॉब परफॉर्मेंस। जितना उन्हें हम मोटिवेट करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें जितना मोटिवेशन मिलता है, नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उससे वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। द स्ट्राइकिंग इम्प्रेशन फ्रॉम दीज रिस्पॉन्सेज इज़ द इम्पॉर्टेंस अटैच टू सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and the low importance attached to job security, fringe benefits, physical surroundings and pay. तो इससे हमें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंस जो अटैच्ड होती है किसी के लिए भी, वो सबसे ज़्यादा होती है सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट, कि उन्हें जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा माइंड डेवलप हो सकता है, उनके स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जॉब से। Next is, these responses seem to reinforce the view that status and self-actualization are the dominant needs for people in managerial and professional positions. तो इस टेबल से हमें ये पता चलता है कि स्टेटस सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो मैनेजेरियल या प्रोफेशनल पोजीशंस पे होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैटर इतनी ज़्यादा नहीं करती जितना स्टेटस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करता है। Next is career anchors. Through successive trails and new job challenges, each learns more about the other. Successive trails और नए job challenges, जितनी भी opportunities और challenges मिलते हैं, उससे हर कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता है। Even more significantly, the new employee gradually gains self-knowledge and develops a clearer occupational self-concept which has 3 components which together are known as career anchor. तो जैसे नए एम्प्लॉयज़
गेन करते हैं सेल्फ नॉलेज को और एक सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। इससे 3 कंपोनेंट्स मेनली होते हैं इसमें, जिसे हम कहते हैं करियर एंकर। फर्स्ट इज सेल्फ परसीव्ड टैलेंट्स एंड एबिलिटीज बेस्ड ऑन एक्चुअल सक्सेसेस इन अ वेराइटी ऑफ वर्क सेटिंग्स। तो सेल्फ परसीव टैलेंट और एबिलिटीज़ होता है जो कि सक्सेस पे बेस्ड होता है, अलग अलग वेराइटीज़ की जो काम होते हैं उनमें कितनी सक्सेस मिल रही है उस पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट इज सेल्फ परसीव्ड मोटिव्स एंड नीड्स विच इज़ बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ टेस्ट एंड सेल्फ डायग्नोसिस इन रियल सिचुएशंस एंड ऑन फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो सेल्फ परसीव्ड मोटिव और नीड्स होती हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ पे बेस्ड होती हैं सेल्फ टेस्ट की। Then self-perceived attitudes and values based on actual encounters between self and the norms and values of the employing organization and work setting. So self-perceived attitude और values based होता है actual encounters पे, और encounters होते हैं individual और organization के बीच में कि उसमें कितने changes हैं, work settings कैसे हैं, उन पे based होता है। Now, Shine identified 5 distinct categories of career anchors. First anchor is managerial competence. The individual seeks and values opportunities to manage. There is a strong motivation to rise to positions to managerial responsibility. तो managerial competence नाम से पता चल रहा है कि इसमें मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आती है कि उन्हें कैसे मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को राइज करना है, अपनी पोजीशन से कैसे ऊपर जाना है। नेक्स्ट एंकर इज सेकेंड एंकर टेक्निकल और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज। द इंडिविजुअल सीक्स एंड वैल्यूज अपॉर्चुनिटीज टू एक्सरसाइज वेरियस टेक्निकल टैलेंट्स एंड एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस। तो इसमें टेक्निकल टैलेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि टेक्निकल टैलेंट्स और एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस के लिए सीख करता है कोई भी इंडिविजुअल। थर्ड एंकर इज सिक्योरिटी। द इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड बाय द नीड टू स्टेबलाइज द करियर सिचुएशन। तो इंडिविजुअल मोटिवेट होता है कि कैसे वो करियर को स्टेबलाइज कर सकता है, कैसे वो अपने आप को सिक्योर कर सकता है। Fourth anchor is creativity. The individual has an overarching need to build or create something that is entirely his or her own. तो यहाँ पे वो अपनी creativity अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर रिकग्निशन मिल सके, रिवॉर्ड्स मिल सके ऑर्गेनाइजेशन से, कि कुछ ऐसा वो बिल्डअप करें कि वो सिर्फ उन्हीं का हो, उन्हीं की क्रिएशन हो। Then anchor 5 is autonomy and independence. The individual seeks work situations that will be maximally free of organizational constraints to pursue their professional competence. Autonomy और independence होती है इस स्टेज पे इंडिविजुअल सीख करता है कि ऐसी वर्क सिचुएशंस जो कि उन्हें इंडिपेंडेंस दे सके। Now next is competence. It is worth noting the 3 specific areas in which successful managers feel a high level of competence. 3 मेनली सक्सेसफुल एरियाज़ होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जिसमें मैनेजर्स जो हैं वो कॉम्पिटेंस फील करते हैं। फर्स्ट इज़ एनालिटिकल कॉम्पिटेंस, देन इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस एंड इमोशनल कॉम्पिटेंस। Analytical competence is the ability to identify, analyze and solve problem under conditions to incomplete information and uncertainty. तो एनालिटिकल कॉम्पिटेंस होती है जहाँ पे वो एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, एनालाइज कर सके और सॉल्व कर सके, और कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो ठीक से प्रोवाइडेड नहीं होती, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो लिमिटेड होती है, और इस केस में जब वो एनालाइज और सॉल्व कर सके प्रॉब्लम, दैट इज़ एनालिटिकल कॉम्पिटेंस। नाउ इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, सुपरवाइज, लीड, manipulate and control people at all levels of the organization towards the more effective achievement of organizational goals. This is interpersonal competence, कि जहाँ पे वो इन्फ्लुएंस कर सके, सुपरवाइज कर सके, लीड कर सके, मैनिपुलेट कर सके और पीपल को कंट्रोल कर सके ऑर्गेनाइजेशन की सारे लेवल्स पे, वो होती है इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस।
Then emotional competence, the capacity to be stimulated by emotional and interpersonal crises rather than exhausted or debilitated by them. The capacity to bear high levels of responsibility without becoming paralyzed, and the ability to exercise power without guilt or shame. So that is emotional competence, जहाँ पे वो इमोशनली और इंटरपर्सनल क्राइसिस से स्टिमुलेटेड हो, ना कि एग्जॉस्टेड हो या फिर debilitated हो. Next is different career paths. The concept of career paths must deal with many diverse routes. Career paths बहुत सारे होते हैं. They are very diverse. There are different skill requirements at different levels in the hierarchy. At the lowest level, the primary job skills are technical, understanding the equipment, technology, procedure, processes, and other techniques. तो अलग अलग टाइप की स्किल रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सबसे लोएस्ट यानी कि प्राइमरी जॉब स्किल होती है टेक्निकल, कि कैसे हम इक्विपमेंट को समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, प्रोसीजर, प्रोसेसेस और बाकी जो टेक्निक्स हैं उन्हें समझें. A variety of technical careers are available in most organizations, whether in engineering, accounting, financial analysis, marketing, research और production. हर जगह technical careers available होते हैं. Now, Driver in 1979 cites 4 basic career paths. First is transitory, that is no clear pattern. Then steady state, lifetime occupation. Linear is steady progression in a career ladder, and spiral is planned search for increasing self development. Now, first is the transitory pattern. Transitory pattern is typical of young people when they enter the job market. There is no clear pattern, and the emphasis is on finding a job to provide income. तो ट्रांजिटरी पैटर्न होता है जहाँ पे यंग पीपल होते हैं जो मार्केट में अभी एंटर ही हुए हैं जॉब में, उनके पास कोई क्लियर पैटर्न नहीं है और उनका मेन एम्फोसिस है कि उन्हें एक जॉब चाहिए जो उन्हें इनकम प्रोवाइड कर सके. नेक्स्ट पैटर्न इज द स्टेडी स्टेट पैटर्न जो लाइफ टाइम ऑक्यूपेशन होती है. इट इज़ टिपिकल ऑफ मेनी प्रोफेशनल एंड क्राफ्ट टाइप ऑक्यूपेशन सच एज फिजिशियन, डेंटिस्ट, इलेक्ट्रीशियन एंड कारपेंटर. इट फ्रिक्वेंटली टेक्स अ लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड टू अटेन अ स्टेडी स्टेट. ये दूसरे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि क्राफ्ट्समैन हो गए, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, जिसमें एक बहुत बड़ा पीरियड लग जाता है एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह, कि उन्हें परफेक्टली फाइन स्टेज पे आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है. देन नेक्स्ट स्टेज इज लीनियर पैटर्न. द लीनियर पैटर्न इज टिपिकली थॉट ऑफ इन करियर डेवलपमेंट. दिस पैटर्न इन्वॉल्व्स अ स्टेडी अपवर्ड एडवांसमेंट थ्रू मैनेजरियल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल लेवल. और लीनियर पैटर्न होता है जिसमें एक करियर डेवलपमेंट होती है, एडवांस्ड अपवर्ड एडवांसमेंट होती है जैसे कि मैनेजरियल, प्रोफेशनल या पॉलिटिकल लेवल्स पे. द लीनियर पैटर्न इज करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवर्स एंड यूजुअली रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट सैक्रिफाइसेस ऑफ अदर इंटरेस्ट टू करियर एडवांसमेंट्स. Then next pattern is spiral career pattern. It is most interesting. It offers the greatest opportunity for diversity of experiences. It may involve many lateral and diagonal as well as vertical moves. That's all for this session. Thank you and have a nice day.